हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो एफडीआई के बारे में बताऊंगा और सेम ही जो होता है एमएनसी कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी, इसके बारे में भी आपको इसी से पता चलेगा। तो एफडीआई जो आती है तो एमएनसी कंपनी के थ्रू ही आती है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिस्कस होगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो मतलब कुछ छोटी छोटी टॉपिकें होती हैं जो कि आम लोगों को समझ में आनी चाहिए, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको कभी कभी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि इस देखेंगे तो चैनल पे पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं। तो आर्टिकल भी आप समझने के लिए आपको क्या होता है कि थोड़ी बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको बहुत सारी इकोनॉमी के कुछ टर्म हैं वो पता होनी चाहिए, जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, आरबीआई, ये सब जो मतलब रेगुलर देखेंगे आर्टिकल में आते रहती हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेन टॉपिक लाता हूँ। तो एक्सप्लेन टॉपिक लाता हूँ तो ये भी देखेंगे तो मतलब ये समझने से क्या होता है, आर्टिकल समझने में बहुत आसानी होती है। आप अच्छे से आर्टिकल को समझ पाएंगे। जो भी एडिटोरियल आता है, आर्टिकल आता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे आज का जो टॉपिक होगा तो एफडीआई के बारे में होगा। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होती है, मतलब कोई भी देखेंगे विदेशी कंपनियां या फिर देखेंगे विदेशी सरकार भी इन्वेस्ट करती हैं, कोई भी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो एक तो एफडीआई के थ्रू आता है। देखेंगे एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो निवेश भी बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो निवेश के तहत आप देखेंगे कि जो इंडियन कंपनी के शेयर हैं उसमें अगर कोई बाहरी देश या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर देखेंगे जो लोग हैं, समझिए, वो खरीदते हैं तो पोर्टफोलियो निवेश आता है। तो दो तरीके से पैसा हमारे देश में कोई इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसी का हमें फायदा देखना है। तो पहले इन्वेस्ट करने का जो तरीका है आप देखेंगे तो एक तो आएगा, आपको देखने को मिलेगा एफडीआई के थ्रू। तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट बोलते हैं। विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश जो होता है, ये एक इस थ्रू आ सकता है। मतलब इसके थ्रू क्या होता है आपको थोड़ा सा, और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश बोलते हैं। पोर्टफोलियो निवेश में सिंपल सा आप समझ लीजिए, मतलब जब आपके मतलब देश के कोई कंपनी का कोई शेयर खरीदता है तो वो पोर्टफोलियो निवेश होता है। और एफडीआई होता है जब यहीं पे आके कोई कंपनी ही लगा दे, या फिर जैसे हमारी कोई कंपनियां हैं उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टेक खरीद ले, 10% से ज़्यादा स्टेक खरीद ले, तो ये सब माना जाता है एफडीआई। ये तो बहुत सारा क्राइटेरिया है इसमें, लेकिन वो अलग अलग है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एग्जाम का तैयारी करते हैं वो जानते हैं, हम इसमें सिंपल जानेंगे ताकि मतलब सिंपल लोग, मतलब बिल्कुल जो जीरो नॉलेज रखता भी हो वो भी जान ले। तो एफडीआई मतलब समझिए वही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब ये कितनी तरीके से होती है, या तो देखेंगे कोई कंपनी, एप्पल कंपनी है, वो आके यहाँ पे देखेंगे एक ब्रांच अपना बैठा ले, तो ये भी हमारे देश में इन्वेस्ट ही माना जाएगा। या फिर समझिए कि जैसे टाटा के साथ वो मिल के बनाने लगे, तो टाटा के साथ भी मिल के बनाने लगे, तो ये भी कंपनी के आने का ही जरिया माना जाता है। तो एमएनसी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी यही होती है, समझिए, जिसका देखेंगे एक देश में नहीं कई देशों में ब्रांच होता है, उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोल देते हैं। तो अब ये कंपनियां आती हैं या फिर हमारे देश में कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो इसके प्रॉफिट क्या होते हैं यही हमें जानना होगा इसमें। और एफडीआई आने का भी देखेंगे तो ये परसेंटेज में होता है, कितना परसेंट कौन से कंपनियों का स्टेक खरीदा जा रहा है। तो कोई देखेंगे 26% का रखा गया है, फिर 51% का रखा गया है, फिर आप देखेंगे 76% का रखा गया है, फिर 100% का रखा गया है। तो ये जो परसेंटेज में रखा गया है, अब 26% भी रहे, अगर गवर्नमेंट कोई स्टेक रखती है तो पूरी फुल फ्लेज में आप जो है ये फैसला नहीं ले सकते। ये मतलब जो 26% भी रखा होगा उसको फैसला लेने में आराम होगा। और 51% भी इसीलिए रखते हैं कि 50% से ज़्यादा रहे, ताकि वो जो पूरी कंपनी होगी वो मानी जाएगी उसी आदमी की है जो 50% से ज़्यादा स्टेक रखा हो, 76% स्टेक रखा हो, और फिर 100%। तो ये स्टेक रखा गया है, कितना स्टेक कोई भी कंपनी मतलब रख सकती है। तो अब हम देखेंगे इसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये आपने तो समझ लिया कि एमएनसी कंपनी या फिर एफडीआई जो आती है, बात सेम ही रहती है। एफडीआई है, फिर देखेंगे एमएनसी कंपनी है, दोनों बात सेम ही होती है। तो एमएनसी जो कंपनी आती है चाहे एफडीआई आती है, तो मतलब ये आप देखेंगे तो एक तो ये पहले से कंपनी वहाँ पे है, आके यहाँ पे एक ब्रांच खोल ले, समझिए, ये हो सकता है। या फिर आपको देखने को मिलेगा एक जो ब्रांच खोल ले, या फिर देखेंगे पूरी तरह से एक नई कंपनी एस्टेब्लिश कर दे, तो दो चीज़ें हो गई। या फिर तीसरी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे टाटा यहाँ पे है, उसके साथ देखेंगे मर्ज हो जाए, मर्ज होकर कोई काम करने लगे, तो ये भी देखेंगे तो एफडीआई निवेश में ही आता है। तो ये ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं इसको। तो ये हुआ। तो अब इसमें होता क्या है देखेंगे तो प्रॉफिट में आप देख लेंगे कौन कौन सा प्रॉफिट होता है। तो पहला नंबर यही है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, समझिए, मतलब
क्या होता है, जो कंपनी कोई भी आती है तो पूंजी निर्माण होता है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए पूंजी जो कैपिटल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे यही प्रॉफिट होता है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा मतलब आती है तो क्या फिर होता है, कोई कंपनी खुलेगी तो फिर प्रोडक्शन भी होगा। अब यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको रोजगार भी मिलता है। कैपिटल फॉर्मेशन सबसे मतलब अच्छा माना जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो हमारे पास कंपनी लगाने के लिए पैसे ही नहीं थे। कोई भी कंपनी लगाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसके लिए पैसे ही नहीं थे, तो हमारा देश उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। अब जाके आप देखेंगे कि इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये बहुत सारा पॉलिसी अपना रही है ताकि एफडीआई बहुत जल्दी आ सके हमारे यहाँ पे। तो पहला नंबर यही है कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नई नई कंपनियां खुलती है, नई नई कंपनियां खुलती हैं तो फिर इससे क्या होता है, आपको रोजगार भी मिलता है। जितने लोग होते हैं, आप कोई कंपनी खुलेगी तो उसमें देखेंगे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और ये जो सरकारी क्या देखेंगे, जो प्रचलन पहले से बना हुआ है कि लोगों का माइंडसेट बना हुआ था कि हमें सरकारी जॉब में जाना है, ये सब माइंडसेट अब धीरे धीरे खत्म होता है। अब देखेंगे ये माइंडसेट है ये पूरी तरह से कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एमएनसी कंपनियां आ रही हैं। एमएनसी कंपनियां जब भी आती हैं तो यहाँ पे देखेंगे सैलरी बहुत ज़्यादा देती हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे लोगों को मंथली मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में इतनी सैलरी होती ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा देखेंगे सैलरी इंक्रीज होती है। और ये जो सरकारी के चक्कर में अब लोग धीरे धीरे देखेंगे शिफ्ट होते हैं इधर। इनकी फैसिलिटी भी देखेंगे तो एमएनसी कंपनी वालों की बहुत मतलब अच्छी फैसिलिटी होती है, बहुत अपने एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटी देते हैं। बिल्कुल सरकारी उतना सोच भी नहीं सकते जितना फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है, अगर आप अच्छा मतलब जॉब पाते हैं यहाँ पे तब। और दूसरा यहाँ पे यही देखने को मिलता है, आधुनिक तकनीक के साथ ये आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रिंग टुगेदर। मतलब ये समझिए अब आती है तो क्या है, टेक्नोलॉजी लेके आती है। अब वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चल रही होगी, यहाँ पे भी अब जिस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती हैं या फिर अपना सब्सिडरी खोलती हैं तो एक तो क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी लाती हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाती हैं। टेक्नोलॉजी ला के फिर यहाँ पे देखेंगे अब जो प्रोडक्शन हो रहा था पहले बहुत दिनों में, 1 महीने में हो रहा होगा, वो 5 दिनों में होने लगती है, 5 दिनों में होने लगती है। तो टेक्नोलॉजी के कारण ही होती है। और फिर देखेंगे ये कंपनी में बहुत सारा रेगुलेशन लेके आती हैं। अब आजकल देखेंगे कंपनी में टारगेट दिया जाता है, ये सब दिए जाते हैं। और प्राइवेट कंपनियां इसीलिए देखेंगे आगे बढ़ते जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां इसीलिए आगे बढ़ती हैं क्योंकि देखेंगे इसमें क्या होता है, कंपटीशन रहता है। जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें कंपटीशन डालती हैं ये लोग, क्या करती हैं, टारगेट दिया जाता है, कंपटीशन दिया जाता है। लेकिन वही सरकारी देखेंगे कंपनी चाहे सरकारी जो भी बैंक हैं तो उनके काम करने का तरीका अभी देख सकते हैं। और एचडीएफसी मतलब और फिर इन लोगों के एसबीआई का काम करने का तरीका देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट जाके मतलब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाई है तो थोड़ा बहुत ये लोग देखेंगे एसबीआई वाले सही से काम करते हैं। नहीं तो देखेंगे अब बैंक में आपने सुना होगा कि लंच टाइम होता ही नहीं है, लंच टाइम नहीं होता, लेकिन आपको लंच के नाम पे देखेंगे कितनी बार वहाँ पे रोका जाता है। अब जब जाइएगा तो फिर बोले जाएगा। अब आरबीआई का देखेंगे मतलब पहले से ही रेगुलेशन है और फिर रूल भी इन्होंने निकाल रखा है आरबीआई ने। देखेंगे 2004 से ही जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। फिर भी आप देखेंगे तो ये कंपनियां जो हो मतलब ये जो बैंक है गवर्नमेंट वाले, ये बोलते हैं जीरो खाता है मतलब खुलता ही नहीं है। जो छोटे लोग हैं उनको कैसे भी बेवकूफ़ बना के हटा दिया जाता है। लेकिन जीरो जो बैलेंस अकाउंट होता है आपको खोलना ही खोलना होता है, लेकिन ये लोग नहीं खोलते हैं काम करने की वजह से। अब प्राइवेट बैंक में जाके देखिए वो घर पे आके आपके खाता खोल के जाते हैं। तो ये सब होती है। तो इनमें क्या होता है, कंपटीशन भी डाला जाता है टारगेट अचीव के लिए। फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपटीशन डाला जाएगा, सभी जगह पे कंपटीशन डाला जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट देखेंगे स्ट्रेटेजी लेके आती हैं कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। वहाँ पे देखेंगे प्रचार करती हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करती हैं। अब इसमें मैनिपुलेशन भी होता है लोगों का, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये आती है मतलब मार्केट में देखेंगे एक जो आप कस्टमर होता है उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं कस्टमर के। क्योंकि अब ये जब आएंगी देखेंगे कंपनियां तो यहाँ पे जो पहले से कंपनी है वो कार्टेल बना के रखी है। मतलब अपना देखेंगे पहले से एक छत्र राज चल रहा है, तुम्हें उसका प्रोडक्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो इन सब से क्या होता है, ये कार्टेल को तोड़ देती हैं। देखेंगे सीधे ये पूरी तरह से अपना प्रोडक्ट जैसे लाती हैं। अब इन कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बिकने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जियो जो आया था, जियो आया था तो देखेंगे प्री लॉन्च ऑफर जब अपना ऑफर ही देता है तो कितनी कंपनियां वहाँ पे दिवालिया हो जाती हैं। अब दिवालिया तो होती हैं लेकिन अब देखेंगे डेटा के दाम कितना कम हो गए हैं, फिर देखेंगे कॉल रेट कितना कम हो गए। तो ये जो कुछ कंपनियां थी देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में, तो ये अपना कार्टेल बना के रखी थी। ये अपना फिक्स कर लेती हैं आपस में प्राइस कि हम इससे कम लाएंगे ही नहीं। तो यही देखेंगे जब लॉन्च करता है ऑफर तो कितनी सारी कंपनियां थी ये दिवालिया हो गई। तो ये होता है कस्टमर के अब सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही जो ये भी कंपनियां आती हैं, मोबाइल कंपनी आएंगी, फिर देखेंगे बहुत सारे मतलब देखेंगे
तरह की कंपनियां हैं जो कि एंटर करती हैं मार्केट में, तो यहाँ पे कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा बढ़ जाती है। कस्टमर को तरह तरह के प्रोडक्ट मिलने लगते हैं। अब एक मतलब समझिए कि फ्रिज खरीदने जाते हैं तो एक कंपनी का तो फ्रिज है नहीं, देखेंगे तो आप मतलब समझिए 100 कंपनी के भी फ्रिज होंगे। तो वहाँ पे अब क्या है, कंपटीशन है। वहाँ पे अब कस्टमर को अपने तरफ लाने के लिए अच्छी सुविधा दी जाएगी, अच्छा प्राइस दिया जाएगा, तब जाके यहाँ पे मतलब वो अपना टिक सकती है, मार्केट में बेच सकती हैं। तो ये सब सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए मार्केट में एक ही कंपनी रहती फ्रिज की, तो वो जो दाम डिसाइड कर दे वही आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां आ गई मार्केट में, तो इससे कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी लाती है। टेक्नोलॉजी लाने की वजह से ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जब जितना आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करिएगा उतने प्रोडक्ट के दाम जो होते हैं, मतलब जो प्राइस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो एक प्राइस भी कम हो जाता है। आज देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ें कितनी सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन देखें ऑफलाइन देखें, तो ये भी एक सुविधा यहाँ पे होती है। और फिर देखेंगे घरेलू कंपनियों के एक अधिकार को समाप्त करती हैं। तो ये जो मैंने बताया कि मोनोपोली जो कंपनियां अपना बना के रखती हैं, जैसे आप देखेंगे पहले बीएसएनएल प्रॉफिट में था, सभी कंपनियां प्रॉफिट में थी जो यहाँ की घरेलू कंपनियां थी। लेकिन मतलब ये तो वैसे समझिए ये घरेलू ही कंपनी थी जो मैंने बताया। जियो भी तो घरेलू कंपनी है, लेकिन ये समझिए ये लाती है मार्केट में ऑफर, तो अब इनको पता चलता है जितने भी कंपनियां रहते हैं ये दिवालिया होना शुरू करते हैं। फिर 3 ही कंपनी बाँच के अभी देखेंगे, जो वोडाफोन आइडिया बचा है, फिर एयरटेल, और ये 3 कंपनियां ही बची हैं। बीएसएनएल का भी हाल देख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी वो नहीं रहती तो बंद हो जाती। तो ये क्या था, आप टेलीकॉम सेक्टर में देखेंगे मोनोपोली बना के रखा गया था। वैसे ही बहुत सारी सेक्टर है समझिए जिसमें मोनोपोली बना के रखा गया था, जो कि बहुत सारी कंपनियां जब आई थी समझिए फॉरेन, मतलब हम जब अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं वहाँ से एफडीआई आना शुरू होती है, बहुत सारी कंपनियों के ब्रांच यहाँ पे खुलते हैं। अब यहाँ के बहुत सारी कंपनियां जो हैं समझिए दिवालिया हो गई। अब मार्केट में वही कंपनियां टिक पाई जो समझिए कंपटीशन में उतर पाई, इनके साथ में इनसे कंपटीशन कर पाई, अपनी सुविधाएं बढ़ाई, वही कंपनियां टिक पाई हैं समझिए। तो ये आप देखेंगे जो घरेलू कंपनियां का एक अधिकार होता है, मतलब ये अपने मनमर्जी जो मनमर्जी होती है ये नहीं कर सकती हैं। तो ये एक फायदा होता है जब एफडीआई आती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है समझिए एफडीआई आती है तो। और घरेलू कंपनियों के कार्य कुशलता को बढ़ाती है, जो मैंने बताया। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको मार्केट में टिकना है तो कंपटीशन में मतलब रहना पड़ेगा, तभी मार्केट में टिक सकते हैं। तो ये जो घरेलू जितनी भी कंपनियां होती हैं समझिए, इनके मोनोपोली को तोड़ के अब समझिए कोई प्रोडक्ट है, मतलब पहले से ये समझिए गवर्नमेंट भी टैक्स उसी अनुसार लगाती है। जब हमने अपने इकोनॉमी को खोला था तो पहले देखेंगे टैक्स बहुत ज़्यादा कंपनियों पे लगाई गई, एमएनसी जो कंपनियां थी, क्योंकि वो आएंगी तो जो हमारे घरेलू कंपनियां थी वो दिवालिया हो जाती। तो अब हम तो पहले नंबर इकोनॉमी अपना खोलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पे देखेंगे हमारे पास डॉलर बचा नहीं था, वहाँ पे पूरी तरह से डॉलर ख़त्म हो गया था। एक वीक के ही इंपोर्ट के लिए हमारे पास जो डॉलर बचा था, इसलिए हमें अपनी इकोनॉमी को आईएमएफ के शर्त के तहत खोलनी पड़ी। तो पहले हम इसीलिए नहीं खोल रहे थे, अब चाहते तो हम स्टार्टिंग में ही खोल देते, लेकिन उस टाइम नहीं खोला गया इकोनॉमी को, क्योंकि ये जब कंपनियां जितनी आती है एमएनसी कंपनी, तो हमारी जितनी भी कंपनियां थी उस टाइम इनसे कंपटीशन नहीं कर पाती और पूरी तरह से ये दिवालिया हो जाती। और फिर ये देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसी कोई कंपनी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती। लेकिन अब जो है हमारी रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि देखेंगे अब कंपटीशन के लिए तैयार, क्या कंपटीशन में बहुत आगे भी हैं देखेंगे फॉरेन कंपनियों से। तो इस टाइम खोला गया तो अब जाके ये देखेंगे कंपटीशन देने लगी। तो पहले गवर्नमेंट ने एमएनसी कंपनियों और फिर देखेंगे एफडीआई जो भी आता था उस पर टैक्स भी बहुत लगा रखा था। धीरे धीरे देखेंगे टैक्स कम करते गई, फिर देखेंगे दोनों का प्राइस मैच किया, हमारे घरेलू कंपनियों का और फिर देखेंगे एमएनसी कंपनियों का। तो ये होती है कि कंपनियां का जो कार्य कुशलता होती है वो बढ़ाती है, काम करने का तरीका चेंज होता है। अब देखेंगे प्राइवेट कंपनी में टीम होते हैं, टीम में फिर कंपटीशन डाला जाता है, मार्केट में देखेंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपटीशन होता है, प्रचार कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाता है, हर एक क्षेत्र में लोग आगे निकलना चाहते हैं, मार्केटिंग में आगे निकलना चाहते हैं, इनपुट कॉस्ट कम करना चाहते हैं, फिर देखेंगे आउटपुट जो है समझिए ये बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों करके देखेंगे कंपनियां अपना स्ट्रेटेजी बनाती हैं और फिर देखेंगे प्रॉफिट कैसे भी निकाल पाती हैं। अगर नहीं प्रॉफिट निकालती हैं तो लॉस मेकिंग होकर बंद हो जाती हैं। तो ये होता है कंपटीशन बढ़ा देती है। और ये जो मैंने बताया उपभोक्ता के विकल्प बढ़ जाते हैं और मूल्य बहुत कम हो जाते हैं। जो मैंने बताया मूल्य बहुत कम हो जाते हैं जब बहुत सारी कंपनियां आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप गेहूं ही मान लीजिए कि गेहूं जो आटा होती है, अब आटा में एक ही कंपनियां हो और वो 30 रुपये प्राइस डिसाइड कर देती है तो आपको खरीदना ही खरीदना है। लेकिन अब समझिए अब यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेशन कम हो जाता है जब ये कंपनियां आती हैं। अब समझिए कि 3-4 कंपनियां आ गई, कोई 30 रुपये दे रहा है, कोई 28 रुपये दे रहा है, कोई 26 रुपये दे रहा है।
कोई देखेंगे 24 रुपये दे रहा है। तो ये जब कंपनियाँ बहुत सारी रहेंगी तब तो प्राइस कम होगा। अब एक कंपनियाँ रहेगी तो वो तो अपना मर्जी का ही करेगी। जैसे रेलवे में आप देख सकते हैं, रेलवे में पूरी तरह से ये गवर्नमेंट के अंडर में है। अब रेलवे में देख सकते हैं प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, फिर सुविधा कैसी है। अब इसमें भी देखेंगे बहुत सारे लोगों का ये है कि कम है प्राइस, तो कोई बोलते हैं प्राइस ज़्यादा है, जैसी सुविधा है उस अनुसार तो प्राइस ज़्यादा है, तो किसी को कम लगता है। तो अब इसमें कंपटीशन कैसे डाला जाता है? अब तो समझिए कंपटीशन ऐसे ही डाला जा सकता है कि प्राइवेट ट्रेन चलाया जाए, प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना ट्रेन चलाए, पटरी वगैरह स्टेशन वगैरह सेम रहे, आप उसको भी दो, प्राइवेट वाले भी चलाएं, तब जाके यहाँ पे पता चलेगी कि प्राइस कैसी है। अब इसमें मोनोपोली है पूरी तरह से देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जिस तरह से प्राइस डिसाइड करती है उसी अनुसार चलेगा। जो सुविधा आपको देना चाहती है वही सुविधा चलेगा। अगर समझिए इसमें भी देखेंगे कंपटीशन डालना है तो इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको इन्वॉल्व करो। और प्राइवेट में कोई विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं, हमारे देश की भी कंपनियां हो सकती हैं। जब वो आएंगी कंपटीशन में, वो देखेंगे उसी पटरी पे अच्छा ट्रेन चलाएंगी, अच्छी सुविधा देंगी, अच्छा टॉयलेट देंगी, अच्छा प्राइस देंगी, अच्छे टाइम से चलाएंगी, तब जाके यहाँ पे भी देखेंगे रेलवे की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। तो कंपटीशन डालना पड़ेगा और इससे क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा घट भी सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस घट जाएगा। और मतलब मेनली देखा गया है जो प्राइस घटता ही है, एमएनसी कंपनियां आती हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाता है। और उपभोक्ता जो होता है उसके पास विकल्प भी बढ़ सकता है। वो 24 रुपये वाला आटा भी देखेगा, 26 रुपये वाला भी देखेगा, 28 वाला भी देखेगा। फिर इसमें से उसको जो अच्छा लगेगा, समझिए एक प्राइस में भी सही हो, क्वालिटी में भी सही हो, वो उसको डिसाइड करके खरीदता है। अब एक समझिए एक ही कंपनी है, वो 30 रुपये दे रही है, क्वालिटी कैसा भी दे, प्राइस वो अपने ज़्यादा भी रखे, तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसमें होता है ऑप्शन जैसे बढ़ता है समझिए, तो प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो एक ये प्रॉफिट होता है। और औद्योगिक विविधीकरण बढ़ता है समझिए, मतलब जो आप समझ सकते हैं तरह तरह के यहाँ पे इंडस्ट्री लगते हैं। अब पहले देखेंगे तरह तरह के प्रोडक्ट भी मार्केट में, अब जितने प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते होंगे उतना पहले प्रोडक्ट नहीं होता था। देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री, अब इसमें बहुत कंपटीशन आ जाएगा। फिर देखेंगे फार्मा सेक्टर में आ जाएगा, फिर देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फिर देखेंगे अब जब जियो में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखेंगे विविधीकरण, मतलब आप समझिए कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हर एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं और बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे आएंगी वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और समझिए कि अच्छा जो है ये समझिए ये प्राइस भी मिलेगा। तो ये फायदा हो जाता है। फिर देखेंगे आधारिक जो संरचना होती है उसको ये क्या करते हैं, बूस्ट कराने का काम करता है। अब एमएनसी कोई भी कंपनी आएगी तो आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आएगी नहीं कि उसके पास रोड की ही सुविधा नहीं हो। तो अब देखेंगे स्टेट वाइज हमने कंपटीशन का बना दिया है, अब स्टेट टू स्टेट कंपटीशन हो रहा है, जिससे अब ये क्या है तो कि कोई भी कंपनी आएगी तो स्टेट में ही तो जाएगी। समझिए पूरे देश में कोई स्टेट में बांटा गया, स्टेट में जाएंगी। तो अब स्टेट देखेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ताकि जो एमएनसी कंपनियां आ सके बाहर से तो वो उनके स्टेट में लगा सके। उनके स्टेट में लगाएंगी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा खर्च करती है ताकि एफडीआई आ सके। एफडीआई आने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जो मैंने बताया। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब ये कंपनी आएंगी तो आपको गवर्नेंस सुविधा अच्छी देनी पड़ेंगी। देखेंगे रूल ऑफ लॉ के तहत, ये नहीं है कि कोई अधिकारी उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये सब भी बढ़ाना पड़ता है। फिर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है आपको, रोड देखेंगे, रेल, जो बोर्ड सर्विस, सभी चीज़ें में बढ़ानी पड़ती है। बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। उनको अच्छा देखेंगे सुविधा मिले, जो वहाँ से लोग भी तो आएंगे, एमएनसी कंपनी आएगी तो साथ में काम करने, तो उनको अब ये नहीं है कि कोई गुंडे परेशान करे, कोई समझिए ये परेशान करे, ये सब भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नेंस भी टाइट करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी पड़ती है, उनको सुविधाएं देनी पड़ती हैं, पानी की सुविधा अच्छी हो तो फिर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बढ़ता भी है। और अभी देखेंगे तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि कंपनियां खुल सके, एमएनसी कंपनियां हैं जो आ सके। अब चाइना के ग्रोथ में पूरी तरह से देखेंगे तो एफडीआई का रोल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे अमेरिका ने किया, अमेरिका ने, यूरोपीय कंट्रियों ने किया। फिर देखेंगे चाइना ने वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर जाके देखेंगे इतना डेवलप किया। वैसे ही अब हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा देखेंगे यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे। तो ये भी है, और बहुत ज़्यादा क्या मतलब सही है। फिर देखेंगे सरकार को अधिक टैक्स प्राप्त होता है, तो गवर्नमेंट में देखेंगे एक तो समझिए बहुत ज़्यादा कर्ज ही है, कर्ज है तो समझिए गवर्नमेंट को अब टैक्स भी मिलता है। जो कि टैक्स मिलेगा तो देखेंगे ये जितने भी कर्ज है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट भी है, पूरी अकाउंट डेफिसिट में है। अभी तो देखेंगे जो हमारा जीडीपी
का अनुपात है, मतलब जितनी जीडीपी है उस उतना समझिए कि थोड़ा 83% जो है गवर्नमेंट ये क्या ली है, कर्ज ले चुकी है उतना, और ये कर्ज का आंकड़ा है बढ़ते जा रहा है। तो ये कर्ज कैसे कम होगा? तो किसी भी गवर्नमेंट का समझिए कर्ज कम करने के लिए या तो देखेंगे तो गवर्नमेंट अपना खर्च कम करे या तो इनकम बढ़ाए। तो इनकम का एक ही सोर्स होता है समझिए, या एक सोर्स नहीं, उसमें भी देखेंगे बहुत सारे बांटे जाते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट, फिर देखेंगे रेवेन्यू से बांटा जाता है, तो वो अलग मैं आपको एक बताऊंगा टॉपिक में। तो इसमें क्या है, या तो टैक्स से मतलब इनकम बढ़ाए गवर्नमेंट, तो इनसे क्या होता है, टैक्स भी मिलता है। अब जो कंपनियां आके यहाँ पे काम करेगी तो वो तो टैक्स देंगी ही, टैक्स देंगी तो गवर्नमेंट का जितना भी देखेंगे, अब योजनाएं भी बहुत चलती हैं, उसमें भी गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, गवर्नमेंट को बहुत जगह पैसा खर्च करना होता है, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी अनाउंसेस ये सब देना होता है। तो इन सब से जब टैक्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और जितने गवर्नमेंट पे समझिए कर्ज होते हैं, तो जैसे टैक्स बढ़ेंगे तो वो कर्ज भी कम होंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी बहुत मिलता है। एमएनसी जब कंपनी आती है तो ये प्रॉफिट हो जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, और सैलरी बढ़ जाती है और ब्याज दर जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये कैसे होगा आपको देखने को मिलेगा। अब जो एमएनसी कंपनियां आएंगी, एमएनसी कंपनियां आएंगी तो वो मतलब एक सैलरी समझिए ज़्यादा ही देती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जब जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय जब जाएंगे वहाँ पे, तो एक तो उनकी सैलरी बढ़ती है, फिर आपको देखने को मिलेगा अब सैलरी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को यहाँ भी प्रॉफिट होता है, उनको प्राइवेट इनकम टैक्स मतलब पीटीआई मिलता है, प्राइवेट जो इनकम टैक्स होता है वो मिलता है, क्योंकि प्राइवेट इनकम टैक्स हमारे यहाँ पे बहुत कम है। तो ये जब सैलरी इंक्रीज होगी, एक स्लैब से आप ऊपर जाइएगा तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर तो है सैलरी इंक्रीज होता है, सुविधाएं उनको मिलती है, देखेंगे फ्लैट मिलते हैं, अच्छे फ्लैट मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, और ब्याज दर कैसे कम हो जाता है, क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं यहाँ पे लेने वाली, तो ब्याज दर मतलब कम हो जाता है। ये अलग टॉपिक है तो मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, और ब्याज दर कम हो जाता है किसी भी, मतलब अब ये आती हैं कंपनियां तो ब्याज दर कम हो जाता है, क्योंकि इनके पास समझिए ब्याज दर, कोई भी बैंक आपको मतलब समझिए लोन देता है तो लोन ब्याज जो होता है वो डिसाइड होता है डिफॉल्टर के अनुसार। अब समझिए टाटा को जो लोन मिलेगा तो वो देखेंगे 7-8% पे ही मिल जाएगा, लेकिन आप जाइएगा लेने तो आपको 12 से 15% दिया जाएगा, 20% भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपके डिफॉल्ट होने की ज़्यादा संभावना है। अब जो ये कंपनियां आती हैं समझिए तो इनके डिफॉल्ट होने के चांस कम होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, तो अब क्या होता है, ब्याज दर कम हो जाता है, इनको ब्याज दर कम में मिलता है। एक ये भी प्रॉफिट है समझिए, और सैलरी तो बढ़ती है, देखेंगे सैलरी बढ़ जाती है, और ये जो सरकारी का प्रचलन है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी तो समझिए कम हो ही गया है, अब सरकारी में जो समझिए सैलरी है वो नॉर्मल लोग ऐसे इजी वे में ही कमा रहा है उतना। तो ये देखेंगे सरकारी का जो प्रचलन है ये कम होता है, और सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जो हमारी कंपनियां भी होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, ये भी सैलरी ज़्यादा देने लगती हैं, क्योंकि अब वो जो समझिए एम्प्लॉय हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा उस कंपनी में अच्छा सैलरी तो वो जाके एमएनसी में काम करने लगेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारी कंपनियां, घरेलू कंपनियां भी होती हैं, वो भी सैलरी को बढ़ा देती हैं, तो ये भी प्रॉफिट होता है, और छोटी कंपनियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अब ये जो है समझिए, अब ये कुछ कंपनियां आती हैं एफडीआई में, समझिए एमएनसी चाहे एफडीआई आती है, तो एमएनसी को ही एफडीआई में मान लिया जाता है, जो एमएनसी कंपनियां आती हैं। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं आपको देखने को मिलेगा। तो अब नुकसान में क्या क्या है समझिए, आएंगे तो प्रॉफिट ही नहीं है, छोटी जो कंपनियां होती हैं इस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो एमएसएमई देखेंगे, छोटी कंपनियां होती हैं, मीडियम कंपनियां होती हैं, तो वो क्या होता है, उन पे नुकसान होता है। नुकसान कैसे होगा देखेंगे, तो वो कंपटीशन नहीं कर पाती हैं और वो दिवालिया हो जाती हैं, देखेंगे वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाती हैं कंपनी। अब इनसे कंपटीशन वो थोड़ी करेंगे, एप्पल से कोई कंपनी समझिए आए वहाँ पे कंपटीशन करने तो वो नहीं करेगी, वो उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे देखेंगे जियो आई, वहाँ पे जियो का आप एक उदाहरण लेके देख सकते हैं, तो बहुत सारी छोटी कंपनियां थी वो दिवालिया हो गई। तो ये क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां दिवालिया होती हैं, इसीलिए हम अपनी इकोनॉमी को खोले नहीं थे, इकोनॉमी को बंद करके रखे थे। तो इसमें यही होता है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो दिवालिया हो जाती हैं, स्मॉल कंपनियां जो होती हैं दिवालिया हो जाती हैं, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं करा पाती। ये देखेंगे अपना ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, जो समझिए प्रचार करते हैं, तरह तरह से ये प्रचार कराते हैं। फिर देखेंगे ये अपना सेल्समैन रखते हैं, सेल्स मैनेजर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए। अब इससे समझिए एक छोटी कंपनी हो जो कि इन्हीं के जैसा प्रोडक्ट बनाती हो, तो वो क्या सेल कर पाएगी, वो कुछ नहीं सेल कर पाएगी। इसके आगे जो कंपनी है ये पूरी तरह से देखेंगे तो बंद करा देती है, बंद करा के फिर अपना जो है ये पूरी तरह से आती है। तो पहले ये देखेंगे समझिए, जो देखेंगे बहुत जगह पे एग्जाम्पल में दिया भी रहता है कि एक समझिए दो व्यापारी रहते हैं, एक 30 रुपये केला बेचते रहता है, फिर देखेंगे एक आता है वहाँ पे और 35 रुपये बेचने लगता है, 32 रुपये बेचने लगता है। तो ये समझिए एमएनसी कंपनी वाली रहती है।
तो 35 का बेचने लगते हैं। और ये जो है ये बी जो है ये घरेलू कंपनी है, घरेलू कंपनी है। तो ये क्या करता है, इसको लगता है 30 रुपये तो ये बेच रही है, ये सारा जो प्रोडक्ट है अपना इनसे बेच देता है, क्योंकि इसको 5 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होता है। तो ये खरीद तो लेती है और फिर देखेंगे ये कंपनी जैसे बंद हुई, समझिए ये कंपनी जैसे बंद हुई तो ये केले का प्राइस जो है ये 50 रुपये कर दी, तो 5 रुपये प्रॉफिट देके इनका पूरा प्रोडक्ट लेके 50 रुपये कर दी। वैसे ही सेम ये लोग काम करती हैं, जो बड़ी कंपनियां आती हैं पहले छोटी कंपनियों को बंद करती हैं, फिर देखने को मिलेगा उसके बाद जो है ये अपना प्राइस इंक्रीज करती हैं। तो अब जियो देखेंगे जितना प्राइस बढ़ाएगा, 2-3 कंपनियां हैं बची हैं, उसमें लोग कुछ भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये छोटी कंपनियां बंद हो जाती हैं और देश के राजनीति में भी हस्तक्षेप करती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में भी देखेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी में समझिए फंड ही कितना, इनके पास इतना फंड होता है कि अच्छे अच्छे देश जो बड़े देश हैं उनके गवर्नमेंट को आराम से ये समझिए अपने तरफ झुका सकती हैं। तो एक देखेंगे मतलब एक किया गया था वहाँ पे समझिए, तो 150 जो देश थे उसमें किया गया था, तो 150 देश में समझिए 50 जो टॉप कंपनियां थी वो आ गई थी, मतलब सबसे ऊपर। इनका जीडीपी जितना देश का नहीं था, उससे ज़्यादा देखेंगे इन 50 कंपनियों के जो टर्नओवर थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी तरह से थे। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनियां कितनी बड़ी होती हैं। अब जो एप्पल कंपनी है तो देखेंगे 3 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है समझिए, तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। अब अफ्रीका के देश में अगर ये जाके बिजनेस करना चाहे तो वहाँ के गवर्नमेंट को झुकाने में इसको टाइम नहीं लगेगी, और ऐसा होता ही है। आप देखेंगे वो अपने अनुसार ये लोग पॉलिसी बनाती हैं देश में, फिर देखेंगे उनको पैसा पॉलिटिकल पार्टी को खिला के अपने तरफ झुका भी लेती हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा ये करती हैं। तो एक ये नुकसान होता है जब भी एफडीआई आता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और आय की असमानता और क्षेत्रीय असमानता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तो ये एक नुकसान में आपको देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब जो समझिए आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में देखेंगे बहुत ज़्यादा एफडीआई आया। फिर देखेंगे जो फार्मिंग सेक्टर है, चाहे फार्मिंग से रिलेटेड चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसमें उतना एफडीआई नहीं आया है इंडिया में। तो हुआ क्या आपको देखने को मिलेगा, अब जो सैलरी है समझिए, तो देखेंगे तो किसानी या फिर समझिए ये जो देखेंगे कंपनी में लोग काम करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, तो वहाँ का सैलरी और फिर देखेंगे आईटी सेक्टर के कंपनी की सैलरी का बहुत अंतर है। यहाँ पे समझिए 2 लाख अगर है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 20,000 है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे समझिए 5-6 हज़ार ही सैलरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इतना असमानताएं बढ़ जाती हैं, क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को मिलेगा। जो पिछड़ा क्षेत्र है वो पिछड़ा ही रहता है। अब एक जो समझिए सिटी वाले लोग होते हैं तो उनके यहाँ समझिए जो बच्चे हैं वो पढ़ के फिर आईटी में ही जाएंगे, फिर देखने को मिलेगा फिर उनकी और सैलरी इंक्रीज होगी। अब इनके जो लड़के हैं वो इस ट्रैप से तो निकल नहीं पाते हैं, ट्रैप से नहीं निकल पाएंगे। अब ये जो फार्मिंग सेक्टर वाले लोग हैं वो बहुत इंक्रीज करके देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में, तो ये 5 से 20 पे ही जाते हैं। तो ये हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा देखेंगे सैलरी की असमानताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आय असमानताएं, फिर क्षेत्रीय असमानताएं देखेंगे। कुछ शहर इतने डेवलप हो जाएंगे जो आईटी वाले रहेंगे, और कुछ देखेंगे कि इतने पिछड़े गांव टाइप के रह जाएंगे, ये होता है। तो क्षेत्रीय असमानताएं बहुत बढ़ जाती है, मतलब कि जो सैलरी होती है वो समझिए एक आईटी सेक्टर का, एक देखेंगे मतलब समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये बढ़ती है। और विभिन्न प्रकार की ये धांधलियाँ करते हैं, तरह तरह की धांधलियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो समझिए प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचे जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट भी किए जाते हैं। जो छोटे जो समझिए व्यापारी अभी देखेंगे ये ऑनलाइन की वजह से इतने ये पूरी तरह से बंद होने वाले हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ये बंद हो ही गए हैं। तो एक ये होता है, तरह तरह से ये लोग धांधलियाँ करते हैं। देखेंगे प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पे बहुत तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां आके धांधली करती हैं, टैक्स में भी ये धांधली करती हैं। टैक्स में देखेंगे टैक्स हेवन जो रहती हैं ये करती हैं, फिर देखेंगे डीडीटीए। तो अब ये सब तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, ये समझिए टैक्स में धांधली करती हैं। क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को दिखा देंगी। जो मतलब समझिए एप्पल है यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है, यहाँ से जो कमाई प्रॉफिट में वहाँ पे दिखा देगी। जो यूएस में मतलब इसका ब्रांच है पूरी तरह से, मेन तो ब्रांच वहाँ पे है, वहाँ पे प्रॉफिट दिखा के यूएस गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी। इंडिया को टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चोरी करते हैं ये लोग, हवाला के जरिए से ये लोग पैसा अपना ट्रांजेक्शन करके ले जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का काम करते हैं। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के ये जो कंपनियाँ होती हैं ये धांधलियाँ करती हैं यहाँ पे। और समझिए एक ये होता है, ये पूंजी एक बार लगाती हैं और फायदा हमेशा भेजते रहती हैं। तो इससे क्या होता है हमारा कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखेंगे यहाँ पे बढ़ जाता है, डेफिसिट भी बढ़ जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे समझिए एक बार कोई कंपनी आ गई,
अब 10,000 करोड़ रुपए ये समझिए लगा दिए यहाँ पे, 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए। अब इसका 10% भी कमाती है हर एक साल, आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा 10% भी कमाती है, 10,000 करोड़ रुपए लगाई है तो 1,000 करोड़ रुपए समझिए ये हर एक साल निकालते जाती है। लगाई तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए समझिए, और ये फिर देखेंगे महीने का, और इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होता है। प्रॉफिट देखेंगे तो ये एक बार पैसा लगाती हैं और हमेशा यहाँ से निकाल के पैसा लेके जाती हैं। तो समझिए आपके प्रोडक्ट से ही बनाती है, मतलब समझिए आपके लेबर लगे हैं यहाँ पे, आपका ही देखेंगे रॉ मटेरियल यूज करती हैं, और आपके लोगों को ही, मतलब जो आपके जो जो कस्टमर होते हैं आप ही लोगों को बेचती है, और ये प्रॉफिट हमेशा ले जाती है। तो ये इनका यही प्रॉफिट होता है। तो देखेंगे ये देश की, मतलब जो माना जाता है ऐसी की संपत्ति को ले जाते हैं ये लोग, आपके ही देखेंगे रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, आपसे ही बनवाते हैं और आपको ही बेचते हैं और फिर ले जाते हैं। तो ये देखने को मिलेगा, एक बार पूंजी लगा के हमेशा अपना जो है प्रॉफिट भेजते रहती हैं, तो ये इनको प्रॉफिट हो जाता है। और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती हैं, ये भी एक यहाँ पे देखेंगे, मतलब इनको ये समझिए कि नुकसान में है, किसी भी गवर्नमेंट में आती है। उपभोक्तावाद मतलब क्या होता है, अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं समझिए। अब कपड़े ही देखेंगे, कपड़े इतने सस्ते हो जाते हैं, चाहे देखेंगे गाड़ियाँ इतनी सस्ती हो जाती हैं, देखेंगे सभी चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फ़ोन में लेके देखिए, अब फ़ोन का लोग है समझिए, फ़ोन इतने ज़्यादा आ गए हैं और इतने कम प्राइस में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उपभोक्तावाद बढ़ गया है फ़ोन सेक्टर में। देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन को चेंज करते हैं, लेकिन अब ये फ़ोन का जो कचरा है समझिए, ये समुद्र में जा रहा है, फिर देखेंगे देश में दफनाया जा रहा है, मतलब इसको ऐसे ही। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा बढ़ते जा रहा है, इससे क्या हो रही है, बनाने में जो चीज़ें लग रही हैं उसमें भी देखेंगे रिसोर्स लगते हैं, रॉ मटेरियल लगते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है देखेंगे। तो ये सब क्या है, अब समझिए कपड़े ही आप देख लीजिए, तो पहले ये कपड़े होते हैं, आप समझिए डे का ड्रेस अलग है, नाइट का ड्रेस अलग है, समझिए घर में रहते हैं तो अलग ड्रेस है, ऑफिस जाते हैं तो अलग ड्रेस है। तो ये क्या हुआ, उपभोक्तावाद हुआ। उपभोक्तावाद को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे अर्थ सूट डे मनाया जाता है, 3-4 महीने में जितना अर्थ जो अब हमारी है पृथ्वी पूरी तरह से जो रिसोर्स बनाती है, अब समझिए अब 100 रुपए की ज़रूरत है पूरे दुनिया में मान लीजिए खर्च के लिए, लेकिन जो पृथ्वी है वो 30 रुपए ही बना पा रही है, लोग 100 रुपए खर्च कर दे रहे हैं तब तक। तो ये देखने को मिलेगा, पृथ्वी जितना रिसोर्स बना रही नहीं रही है उतना लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, पूरी तरह से देखेंगे वर्ल्ड पूरी तरह से, मतलब ये उपभोक्तावादी बन गया है। मतलब बस उपभोग करना है, 2 फ़ोन रखने हैं, 3 फ़ोन, 4 फ़ोन ऐसे रखने हैं। तो अब ये सब तो रिसोर्स ही लग रहा है, पृथ्वी का रिसोर्स लग रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये है उपभोक्तावाद को बढ़ाती हैं। उपभोक्तावाद को कैसे बढ़ाती हैं, तो ये देखेंगे, मतलब समझिए कि प्रचार कराएंगी, आपको जो सेलिब्रिटी पसंद होगा उससे देखेंगे ये प्रचार कराएंगी। फिर आपको देखने को मिलेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती हैं। देखेंगे प्रोडक्ट को, मतलब जो प्रोडक्ट का आपको यूज नहीं है उसको भी आप लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये सब भी देखेंगे, इससे नुकसान होते हैं, जो कि मतलब हमारा देश वैसा नहीं है उपभोक्तावादी। आप देखेंगे शुरू से ही हम बहुत ज़्यादा कम रिसोर्स यूज करते आए हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। और पूरी तरह से देखेंगे ये दुनिया को भी समझना चाहिए कि उपभोक्तावाद को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी बनाया जाए। अगर कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन की जा रही है तो फिर उसका देखेंगे रिसाइकल भी किया जाए। ये नहीं कि बस उसको फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, ताकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो ये पूरा टॉपिक था जो आपने देख लिया। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी बता दिया और नुकसान भी बता दिया। जो एफडीआई आते हैं, एमएनसी कंपनी आती हैं आपके देश में, तो इससे आप एक मतलब ओवरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि एफडीआई देखेंगे हमेशा न्यूज़ में रहती है, आर्टिकल में हमेशा एफडीआई के बारे में आता है कि इंडियन एफडीआई बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से आप मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि यार ये तो सही है कि नहीं है, किस बातों का लिमिटेशन रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एफडीआई आना सही माना जाता है। वैसे ये सब है, किसी भी चीज़ में सही और गलत होते हैं, लेकिन गलत जो चीज़ें होती हैं उसको हमें कम करना होता है, कम से कम करके फिर वहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट करना होता है। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।